निशाने पर सीमा पार से भारतीय सैनिक हैं, लेकिन देश की सियासत के भीतर निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। और इन सब के बीच राजनीति साधने के लिए महाराष्ट्र में चौराहे पर खड़ी राजनीति अपने अपने तरीके से अपनों को ही साधने की दिशा में निकल चुकी है। बात होगी आज दस्तक में। दरअसल क्यों प्रधानमंत्री मोदी दरअसल एक ऐसे कटघरे में लाकर राजनीतिक दलों ने खड़ा कर दिया है जहां पर हर राजनीतिक दल के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मोदी। और यह रास्ता जाता किधर है, यह रास्ता किस रूप में जाएगा, कैसे जाएगा, सब ही नचावत नमो गोसाई। शुरुआत सुनिए जरा। पिछले दिनों में पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं। चुनाव के समय कहा था भाई अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, चीन कुछ नहीं करेगा। कहना आसान होता है, करना अलग होता है। चीन की तो चापलूसी कर गए, नवाज शरीफ से बात करने की हिम्मत नहीं पड़ी, नवाज शरीफ ने जवाब दे दिया। ये प्रधानमंत्री बातें बहुत करते हैं। आज लिखा गया कल अखबार में, करते हैं वो बसते नहीं, जो जनता की कहावत है वो सही है। ये जो केंद्र सरकार है उनको तो हमने देश सौंपा है, तो वो छोड़कर वो अगर राज्य की स्टेट इलेक्शन में आ जाए तो वो गलत बात है। पहले मनमोहन सिंह था, बोलते ही नहीं था। अब ये 24 घंटे रात को भी नहीं सोचता, बड़बड़ करते रहता, दिन भर भाषण, दिन भर। पार्टी उनको काम करने दे तो ना। 20-20 रैली लेने को बोल रही है, वहाँ पे देश का काम सब बंद हो चुका है। यहाँ पे वो घूम रहे हैं, हरियाणा में घूम रहे हैं, महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, कल और किसी स्टेट में इलेक्शन लग जाएंगे, वहाँ पे उनको घुमा देंगे। देश का काम कौन करेगा? अभी दिल्ली में काम बंद है, 10 दिन आगे 15 तारीख तक काम बंद रहेगा दिल्ली में। महात्मा गांधी की जन्मस्थली गुजरात में पैदा होने वाला व्यक्ति तो संयमी होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। मुझे ये शक पैदा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में पैदा हुए हैं, किसी और प्रदेश में पैदा हुए। ये तीखापन और ये तेवर विपक्ष के भीतर कैसे जाग रहे हैं और क्यों जाग रहे हैं, और इन सब के बीच हर के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी क्यों हैं? दरअसल एक नए तरीके की बिसात भारत की राजनीति में बिछ रही है या फिर इतिहास दोहराने की कोशिश हो रही है। एक वक्त याद कीजिए इंदिरा गांधी, हर राजनीतिक दल नेता धीरे धीरे निकलते चले आए, उसमें कांग्रेस के लोग भी निकल कर आए थे। लेकिन इन सब के बीच अब क्या वाकई एक नई परिस्थिति देश के भीतर बन रही है या उस दिशा में जा सकती है? आइए जरा रिपोर्ट के जरिए समझें। हर किसी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या आने वाले वक्त में मोदी को घेरने के लिए सभी राजनीतिक दल एक साथ भी आ सकते हैं? महाराष्ट्र में शिवसेना का साथ बीजेपी ने छोड़ा तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में राजनीतिक प्रेम जागने लगा। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने आईना दिखाया तो चौटाला हो या हुड्डा या फिर बिश्नोई, सभी के निशाने पर नरेंद्र मोदी आ गए। और चुनावी भाषणों में हर कोई यह भूल गया कि सत्ता में कांग्रेस है और सियासी तौर पर उसे ही साधना है। यही बिसात महाराष्ट्र की हो चली है। राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे या फिर शरद पवार या पृथ्वीराज चौहान, सभी की निगाहों में मोदी हैं और सभी के निशाने पर मोदी हैं। यानी कांग्रेस एनसीपी की सत्ता में सेंध लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है कि सत्ता नरेंद्र मोदी के हक में ना जाए। तो क्या अरसे बाद इंदिरा गांधी की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखा जा रहा है? यानी जिस तरह 1971 के बाद इंदिरा गांधी को लेकर हर राजनीतिक दल इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुट होने लगा था, वही आलम प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी शुरू हो रहा है। यह सवाल इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि बिहार उपचुनाव में लालू नीतीश के गठबंधन के सामने बीजेपी कमजोर साबित हुई। यूपी में मायावती के उपचुनाव न लड़ने से मुलायम सिंह यादव को लाभ मिल गया और बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद से अमित शाह की एकला चलो की नीति ने बीजेपी के सहयोगियों के सामने ही राजनीतिक अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया कि वह बीजेपी के भरोसे न चलकर अब राजनीतिक तौर पर नए गठबंधन को साध सकते हैं। लेकिन अन्य राजनीतिक दलों के सामने मुश्किल यह है कि वह खुद पारंपरिक वोट बैंक के आश्रय ही राजनीति को एकजुट कर अपने वोट बैंक में विस्तार लाने की सोच रही है।
हरियाणा बेरोजगारी खत्म करने के मामले में, जबकि नरेंद्र मोदी की धारा बीजेपी की पारंपरिक राजनीति से हटकर निकली है। एक लिहाज से बीजेपी की परंपरा को खारिज कर आगे बढ़ी है। मोदी की इसी बिसात ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने बूते सत्ता में ला दिया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। बोलो कांग्रेस सरकार जिम्मेवार, कौन जिम्मेवार? लेकिन ध्यान दें तो इसी दौर में बीजेपी के साथ 25 बरस से साथ खड़ी शिवसेना हो या 18 बरस से साथ चली जनता दल यूनाइटेड या फिर बीते 3 बरस से साथ रही हरियाणा जनहित कांग्रेस, अब सभी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में आने वाले वक्त के लिए सवाल यही है कि क्या बीजेपी के साथ मौजूदा वक्त में खड़े प्रकाश सिंह बादल यानी अकाली दल, रामविलास पासवान यानी लोक जनशक्ति पार्टी और चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी साथ रहेंगे या फिर बीजेपी की एकला चलो की नीति के साथ इन तीनों को भी आने वाले वक्त में अलग होना पड़ेगा। दरअसल ये वाकई अजीबोगरीब लग सकता है कि बीजेपी का विरोध नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध, बीजेपी का विरोध नहीं, अमित शाह निशाने पर। इसके संकेत क्या हैं? संकेत क्या मतलब निकाले जाएं? सवाल उस नई राजनीति का हो चला है जिसमें संकेत की भाषा में बीजेपी के भीतर से भी कुछ आवाज आने लगी है। वसुंधरा राजे चुनावी रैली में, जरा सुनिए उन्होंने कहा क्या। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरी वजह से ये काम हुआ है तो उसको फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जनता की जो ताकत है वो सबको समझना चाहिए। और जिस दिन जनता प्रेम करती है, जिस दिन जनता विश्वास करती है, जिस दिन जनता साथ करती है तो सब कुछ हो जाता है। और जिस दिन वो अपनी आंखें मोड़ लेती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। यह संकेत की भाषा है, लेकिन संकेत बहुत साफ है, धारदार है। वसुंधरा 2500 सीट जीत गई थी राजस्थान में लोकसभा चुनाव के वक्त में और उसका जिक्र बार बार हो रहा था कि क्या वाकई ये मोदी लहर की वजह से, लेकिन वसुंधरा कहती है जी नहीं, जीत का श्रेय अकेले ना कोई ले। वसुंधरा दरअसल चुनावी रैली में इस बात का जिक्र कर रही थी और इस बात को बताने से नहीं चूकी कि जनता दिल खोल कर जिताती है और हराती भी है और घर भी भेज देती है। इसलिए कोई इस मुगालते में ना रहे कि सिर्फ उसकी लहर थी, यानी इशारों इशारों में निशाने पर जीत का श्रेय अकेले कोई ना ले। इस दिशा में वसुंधरा, हम आपको वो पूरा हिस्सा सुनाते हैं क्या कहा वसुंधरा ने रैली के दौरान। राजस्थान के अंदर 25 के 25 सांसद और 200 में से 163 हमारे विधायक आप लोगों ने अपनी ताकत के ऊपर जिता के भेजा है और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरी वजह से ये काम हुआ है तो उसको फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जनता की जो ताकत है वो सबको समझना चाहिए। और जिस दिन जनता प्रेम करती है, जिस दिन जनता विश्वास करती है, जिस दिन जनता साथ करती है तो सब कुछ हो जाता है। और जिस दिन वो अपनी आंखें मोड़ लेती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जाहिर है कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर से अगर संकेत की भाषा में ही बात कही जा रही है तो मतलब भी बहुत साफ है, चीजें भरभरा रही है। किस रूप में कौन सी स्थिति कल सामने आकर खड़ी होगी ये देखना होगा, लेकिन इन सब के बीच हम आपको दिखाते हैं, जिक्र चूंकि हो चला है, निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी क्यों है। तो आइए जरा बीजेपी के जरिए कुछ चीजों को समझे। शिवसेना 25 बरस से साथ थी, साथ टूट गया। जेडीयू 18 बरस से साथ टूट गया। हरियाणा जनहित पार्टी कांग्रेस 3 बरस से साथ टूट गया। कभी साथ थे, लेकिन अब कौन साथ है और इनका क्या होगा, उसमें भी 3 चेहरे हैं। अकाली दल लंबे वक्त से बीजेपी के साथ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी तो 2014 के चुनाव के मद्देनजर ही साथ आकर खड़ी हो गई और टीडीपी भी इस दौर में साथ है, हालांकि पहले ये साथ रह चुकी थी। हर की जहन में ये बात आ सकती है कि क्या वाकई इन स्थितियों में जो लोग साथ हैं उससे हटकर बीजेपी देख रही है, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह देख रहे हैं कि बीजेपी अपने बूते पूरे देश पर काबिज हो सकता है, वो सोच रहे हों। लेकिन सहयोगी दलों के भीतर क्या चलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। वसुंधरा ने जो संकेत की बात की वो हमने आपको सुनाया। अब यहां से शुरू होता है निशाने पर नरेंद्र मोदी क्यों है। रिपोर्ट देखिए। मुश्किल यही है कि चीन की सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार कर भारत में घुसी, प्रधानमंत्री मोदी खामोश रहे। पाकिस्तान ने बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया, प्रधानमंत्री मोदी खामोश रहे। लेकिन देश की मुश्किल यह है कि पीएम बनने से पहले नरेंद्र मोदी चीन हो या पाकिस्तान, गर्जा कुछ यूं करते थे। सवाल उठता है चाइना आकर के हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दे, और मैं हैरान हूं जी,
चाइना तो हिंदुस्तान की धरती पर से अपनी फौज को वापस ले जाए, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूं कि हिंदुस्तान की सेना हिंदुस्तान की धरती से अपनी सेना को क्यों हटा रही है। मित्रों, अभी जो हुआ, हमारे सेना के 5 जवान मारे गए। पाकिस्तान ने आगे किया क्यों? राइट टू रिटेलिएट, ये हर सैनिक का अधिकार होना चाहिए। ये राइट टू रिटेलिएट का उसको हक मिलना चाहिए। तो क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को बोलना नहीं करना है और मोदी सरकार काम कर रही है? क्योंकि पहली बार चीन की सेना ने 100 घंटों के भीतर भारत की जमीन छोड़ दी। पहली बार पाकिस्तान की सीमा से गोलियां चल रही हैं और भारतीय सेना भी जवाब दे रही है और मौत उस पार भी हो रही है। बावजूद इसके हर राजनीतिक दल पर अगर प्रधानमंत्री मोदी हैं तो इसकी वजह सियासत का ही वो पैमाना है जिसे लोकसभा चुनाव के वक्त जनादेश ने न सिर्फ बदल दिया बल्कि पारंपरिक वोट बैंक की सियासत का भी उस दौर में बंटाधार कर दिया। ऐसे में सवाल पाकिस्तान या चीन नहीं है, ऐसे में हर हारे हुए राजनीतिक दल के सामने 3 संकट है, वह भी सियासी संकट। पहला, उसे विकास के पैमाने में खुद को ढालना है, यानी खुद में नयापन लाना है। दूसरा, वोट बैंक की धार में पैनापन लाना है। और तीसरा, मोदी सरकार को निशाने पर लेना है। यानी ध्यान दें तो पहली बार बीजेपी से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के औरे से हर राजनीतिक दल लड़ना चाह रहा है। और मोदी की मुश्किल या ताकत यही है कि मोदी का राजनीतिक औरा प्रधानमंत्री मोदी की ताकत भी है और मोदी का औरा ही विरोधी दलों को ऑक्सीजन भी दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का औरा बीजेपी के लिए भी क्या संकट है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी सांगठनिक तौर पर हो या फिर मुद्दों के आसरे, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे एक वक्त ही नहीं 1993 में बीजेपी ने ही विदर्भ राज्य बनेगा इसको लेकर मुहर लगाई थी अपनी। लेकिन प्रधानमंत्री ने कह दिया महाराष्ट्र बंटने नहीं दूंगा। समूची सियासत धरधराने लगी उसी बीजेपी की, उसी संगठन बीजेपी की, उन्हीं नेताओं की जिन्होंने विदर्भ में साथ रहने की बात कही थी। ये संकट की दिशा क्या है, रिपोर्ट देखिए। छत्रपतींचा आशीर्वाद। विदर्भ को अलग राज्य बनाने के लिए बीजेपी ने ही सबसे पहले सियासी झंडा उठाया था, लेकिन मुंबई को महाराष्ट्र से अलग न करने का राजनीतिक आंदोलन शिवसेना ने ही सबसे पहले चलाया। लेकिन पहली बार जब बीजेपी शिवसेना अलग अलग रास्ते पर निकल पड़े हैं तो एक बार फिर महाराष्ट्र में यह सवाल बड़ा हो चला है कि महाराष्ट्र को कौन बांटना चाहता है और कौन महाराष्ट्र को नहीं बंटने देने की बात कहना चाहता है। और बीजेपी की मुश्किल यह है कि विदर्भ को लेकर अलग विदर्भ बनना चाहिए, इस पर 1993 में ही बीजेपी ने अपनी मुहर लगा दी थी। वहीं मुंबई को लेकर गुजराती और मराठी के टकराव में प्रधानमंत्री मोदी फंसना नहीं चाहते हैं तो उन्होंने महाराष्ट्र को नहीं बंटने वाला बयान दे दिया। जब तक मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दुनिया की कोई ताकत महाराष्ट्र की एकता को तोड़ नहीं पाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। ऐसे में बीजेपी के लिए गले की फांस विदर्भ की 62 सीट बन चुकी है, क्योंकि विदर्भ में बीजेपी का कद सबसे बड़ा है। लेकिन विदर्भ को अलग राज्य बनाने पर अगर बीजेपी इस दौर में चुप्पी साधती है तो उसके सामने पिछली जीत यानी 19 के आंकड़े को छूना भी मुश्किल हो जाएगा। और अगर विदर्भ को अलग राज्य बनाने पर मुहर लगाती है तो आंकड़ा 45 पार कर सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 62 में से 36 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे रही। लेकिन बीजेपी की मुश्किल यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अलग विदर्भ पर सहमति का मतलब है मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटों पर सेंध लगना। महाराष्ट्र की अपनी राजनीति का गणित महाराष्ट्र को एकजुट रखना चाहता है और महाराष्ट्र में फैलती असमानता को दूर करने के लिए विदर्भ ही नहीं मराठवाड़ा को लेकर भी अलग राज्य बनाने के नाम पर संघर्ष हो चुका है। यानी बीजेपी रास्ता पकड़े कौन सा और किस रास्ते से उसे ज्यादा सफलता मिल सकती है, इस पर उसकी फांस बनी हुई है। शायद इसीलिए गाहे बगाहे विदर्भ से आवाज आ ही जाती है कि दरअसल वो अलग विदर्भ चाहती है, लेकिन मुंबई से आवाज यही आती है कि महाराष्ट्र को टूटने नहीं देंगे। लेकिन दूसरा सवाल यहीं से शुरू होता है, ऐसे में क्या शिवसेना और क्या एनसीपी दोनों के निशाने पर बीजेपी होगी और शायद महाराष्ट्र बंटने दिया जाए या ना दिया जाए, यही मुद्दा हो जाए। वाकई बीजेपी की मुश्किल यही है कि उनके सामने एक ऐसा नेता खड़ा है जिसका कद पार्टी से बड़ा है, संगठन से बड़ा है, मुद्दों से बड़ा है। और राजनीतिक विरोधियों के सामने अच्छी या मुश्किल बात यह है कि जो कद में प्रधानमंत्री मोदी खुद को खड़ा कर चुके हैं उसमें वही मुद्दा है, वही पार्टी है, वही संगठन है, निशाने पर उन्हीं को लेना है।
इस फांस में महाराष्ट्र के भीतर क्या होगा यह तो देखा जाएगा, लेकिन इन सब के बीच सीमा पर क्या हो रहा है यह हम आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता सीमा पर पहुंचे, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों जगहों पर स्थिति विकट है और स्थिति के भीतर अब भी कहीं ना कहीं लगातार फायरिंग की खबरें आ रही हैं। मैं इस वक्त अखनूर सेक्टर के गखड़ियाल इलाके में हूँ। इस इलाके को बैटलफील्ड ऑफ टैंक भी कहा जाता है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध लगता है, सबसे ज्यादा लड़ाई इसी इलाके में होती है। बड़ी ज्यादा तकलीफ है, देख ही रहे हैं आप, देख लो लोग इधर बैठ के रोटी खा रहे हैं सर, घर पूरे खाली हैं। कोई रिश्तेदार के पास जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, जिसका कोई कुछ नहीं है उधर रिश्तेदार ने, वो कहाँ जाएगा। नूर सेक्टर के परगवार इलाके के 40 गांव में से अधिकतर गांव खाली हो चुके हैं और लोग पलायन करके इस परगवार हाई सेकेंडरी में पहुंच चुके हैं। लेकिन इन लोगों को अभी भी डर है कि अगर पाकिस्तान ने अपने गोले का रेंज बढ़ा दिया तो यहाँ भी टारगेट हो सकते हैं। अक्टूबर का महीना है और कुछ ही हफ्तों में ये सभी पहाड़ियां जो इस नियंत्रण रेखा पर हैं बर्फ से इस हद तक ढक जाएगी कि इनमें चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस बड़ी बर्फबारी से पहले पाकिस्तान की तरफ से यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकी जम्मू कश्मीर में दाखिल हो सकें। पुरअमन माहौल बना हुआ है, उसको बिगाड़े मत। और जो सिविलियंस पे ये जो यहाँ पे जो फायरिंग की जा रही है और यहाँ पे किलिंग्स हो रही हैं, इनको जल्द से जल्द रोका जाए। सभी नचावत नमो गोसाई सवाल दूसरी पार्टियों का नहीं है, अपने भीतर से भी कुछ संकेत की भाषा में आवाज आ रही है। आवाज वसुंधरा की है। राजस्थान के अंदर 25 के 25 सांसद और 200 में से 163 हमारे विधायक आप लोगों ने अपनी ताकत के ऊपर जिता के भेजा है और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरी वजह से ये काम हुआ है तो उसको फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जनता की जो ताकत है वो सबको समझना चाहिए।